तो हेलो स्टूडेंट। तो इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर DPP2 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके DPP2 और इसके आंसर्स की डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, उसे आप अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और कैसे करना है मैं DPP1 से ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप DPP1 की आप देख लीजिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है। आप वैसे इसको भी अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए 21, क्योंकि 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। The two block A and B of equal mass m are connected through a massless string and arranged as shown in the figure. दो ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास m है. The base fixed on horizontal surface. Friction absent everywhere when the system is released from rest. Tension in string. ये सब पूछ रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं यहीं पे सॉल्व कर दो। एक इजी क्वेश्चन है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इसकी एबीडी बनाएंगे, इसकी एबीडी बनाएंगे। इसका एक्सेलरेशन इधर मान लो a1, इसका एक्सेलरेशन a2। a1 a2 बराबर आएगा, पता है क्यों? क्योंकि पुली फिक्स है, ये भी पुली फिक्स है। तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, तो इस एंगल से बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या है, बट इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है तो इसका भी क्या होगा, a1 ही होगा। फिर एबीडी बनाएंगे इसका, तो mg ऐसे दिखाओगे, टेंशन टी ऊपर की ओर दिखाओगे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस टी बराबर m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 1। यही काम आप यहाँ पे करेंगे, तो टेंशन टी ऐसे दिखाएंगे और mg का साइन कंपोनेंट, mg साइन का भी इधर ही होगा, mg साइन 30। तो इधर mg साइन थीटा, टेंशन टी भी इधर ही रहेगा। तो इस पे बराबर में लिखिए, क्या लिखेंगे, t प्लस mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू a1, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस ब्लॉक की एबडी बनाया, एफ बराबर एम लिख दिया, और इस ब्लॉक की एबडी बनाया, एफ बराबर एम लिख दिया। और एक्सेलरेशन दोनों का सेम क्यों है? क्योंकि ये पुली फिक्स है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा, और ये पुली फिक्स है, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, इससे टेंशन और एक्सेलरेशन सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इन फिगर सोन ए एंड बी आर फ्री टू मूव, ए और बी फ्री टू मूव है, ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस स्मूथ। ये पार्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी मोर देन जी साइन थीटा। ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी लेस देन दिस, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी मोर देन दिस एंड दिस। चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं इसके डायग्राम के लिए, तो वहां से इसकी एनालिसिस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गया। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये जो ब्लॉक है जब इधर आएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर ये फिक्स होता, एक बात कह रहा हूँ सुनते रहना, अगर ये फिक्स होता, ये बेस फिक्स होता तो इस कैसे से जी साइन थीटा होता ना। तो इसकी एबीडी बनाते, अगर इसकी एबीडी बनाते, कहता कि लिख रहा है इफ बी इज फिक्स्ड, अगर ये बी फिक्स होता तो ए की एबीडी के बाद एन जो आता ऐसे दिखाते, एम जी कॉस थीटा तुम ऐसे दिखाते, और इधर क्या बनता, एम जी साइन थीटा, और ये एन इसके बराबर आता। इसकी वजह से क्या होता, इधर का फोर्स कैंसिल आउट होता, इधर एक्सेलरेशन क्या आता, जी साइन थीटा। तो इस ब्लॉक का इधर एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा। अब बात हम कर रहे हैं जब बी मूव कर रहा है, बी इज फ्री टू मूव, बी फ्री टू मूव, तो बी के पास कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा, कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा।
ठीक है। तो लेट्स बी का एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन रिलेटिव इधर होगा, एआर इस डायरेक्शन इंक्लाइन के सरफेस के पैरेलल, रिलेटिव एक्सेलरेशन एआर है। अब ब्लॉक ए की जो वीडियो बनाओगे तो क्या दिखाओगे, एन तुम ऐसे दिखाओगे, अच्छा एम जी कॉस थीटा तुम ऐसे दिखाओगे, ठीक है। और इसका एक्सेस ये वाला है ना, और ये वाला फोर्स क्या दिखाओगे, एम जी साइन थीटा। अच्छा बताओ, अगर ये फिक्स होता, अगर ये फिक्स होता, दोनों कंपेयर करेंगे, अगर ये फिक्स होता तो क्या इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच की दूरी, ये वाली परपेंडिकुलर दूरी चेंज होती, तुम कहते ना नहीं चेंज होती। तो अगर परपेंडिकुलर दूरी नहीं चेंज हो रही है तो ये फोर्स इसके बराबर है, मतलब इस ब्लॉक के पास बस एक्सेलरेशन इधर है। अच्छा इस ब्लॉक के पास इधर का एक्सेलरेशन, इधर का एक्सेलरेशन यही होगा जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन का फोर्स तो एम जी साइन थीटा ही है और इस पे भी तो एम जी साइन थीटा ही है। तो इस ब्लॉक के पास जो ये वाला एक्सेलरेशन होगा, ये वाला इस डायरेक्शन का, वो जी साइन थीटा ही होगा ग्राउंड फ्रेम में, तो ये वाला जी साइन थीटा होगा। बट चूंकि ये ब्लॉक इधर भाग रहा है, ये ब्लॉक इधर भाग रहा है ना, ये ब्लॉक इधर भाग रहा है, तो ये एन जो आएगा ना, एन एम जी साइन थीटा से कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में दूरी बढ़ेगी ना, जब दूरी बढ़ेगी इसका मतलब ब्लॉक इधर भी आएगा, तो ये ब्लॉक इधर भी जाएगा और ये ब्लॉक इधर भी आएगा, तो ये दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास एक्सेलरेशन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, मतलब इधर एक्सेलरेशन आना चाहिए, इस ब्लॉक के पास ग्राउंड फ्रेम में इधर भी एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब एन कम हो जाएगा एम जी साइन थीटा से। और उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, देखो रिलेटिव में जाके इसी पे खड़े होके इसके मोशन को ऑब्जर्व करो, तो सूडो फोर्स से दिखाओगे, सूडो फोर्स से दिखाओगे एम ए, इस पे सूडो फोर्स से दिखाओगे एम ए वन। तो इस एम ए वन का एक कंपोनेंट ऊपर को रहेगा, जो कंपोनेंट ऊपर को रहेगा, अब इसके फ्रेम में इस ब्लॉक का मोशन तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तो इसके फ्रेम में इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगा, तो परपेंडिकुलर जीरो होगा। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल, लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, तो तुम क्या लिखते, एन प्लस एम ए वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लिखते हैं इस डायरेक्शन में। अब तुम मुझे बताओ, अगर इस वैल्यू को मैं इधर भेज दूं तो एन की वैल्यू एम जी साइन थीटा से कम है कि ज्यादा है, सॉरी ये कॉस है ना, एम जी एन की एम जी कॉस्ट है, तो एन में कुछ ऐड करने के बाद एम जी कॉस्ट आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू एम जी कॉस्ट से कम हो गया ना, कम हो गया, रियल फोर्स है, नॉर्मल से रियल फोर्स है, तो हर फ्रेम से सेम आएगा। तो इंक्लाइन के फ्रेम से गया, तुमको ये समझ आ गया कि एन की वैल्यू एम जी कॉस्ट से कम आएगा। हाँ सूडो का एक कंपोनेंट, इस सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो वो और कंपोनेंट और एन बैलेंस करेगा ना एमजी कॉस्ट को, तो एन कम हो गया एमजी कॉस्ट से। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज ए वाई। और उसको इसके बिना भी मैं समझ सकता था, जो पहले एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था पहले, मैं ऐसे कर रहा था कि अगर ये फिक्स है तो इसके इसके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, परपेंडिकुलर दूरी नहीं चेंज होगी, लेकिन अगर इधर भागेगा तो इसमें इसमें ये वाला ब्लॉक जब इधर जाएगा, जब ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा तो ये वाला इधर भी आएगा, भाई ये मान लो इधर भागा 2 मीटर, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर भागेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ मान लो, इधर का जो कंपोनेंट आएगा उतना दूरी, इतना दूरी इस ब्लॉक को भी इधर आना पड़ेगा, तो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना पड़ेगा, तो वाला ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, तो इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन इधर का भी आ जाएगा, इधर वाला एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा है, इधर वाला ई वाई है ग्राउंड फ्रेम में, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा इस ब्लॉक का, नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है वो बढ़ गया जी साइन थीटा से। दूसरा, एन की वैल्यू कम हो गई एम जी कॉस थीटा से, एन इज लेस देन एम जी कॉस थीटा, समझ रहे हो।
आंसर मैच करा लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी लेस देन जी साइन थीटा, गलत कह रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी मोर देन। दूसरा क्या कह रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन, डी पार्ट से हो जाएगा। ई एंड डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये भी फिक्स है, भी फिक्स है। यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया, यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया। ये 10 kg है, 20 kg है, 0.5 एंड 0.5, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग इतना विद सिस्टम, द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम फॉर विद द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसी स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो देखो, चलो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये काम करता हूं, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग से लिख लो, यहाँ की फ्रिक्शन की वैल्यू अलग से लिख लो। तो यहाँ की जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, लेट दिस इज F1, तो म्यू 0.5 है, एम कितना है 10, म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा 37 डिग्री है, कॉस 37 इज 4/5, ये कितना आ गया 8। म्यू, अच्छा जी भी तो रहेगा इसमें, म्यू एम जी के बाद जी रहेगा तो 10 नहीं आएगा, तो रहेगा 80, फ्रिक्शन इज 80। अच्छा, और ये वाला फोर्स कितना आएगा, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा, साइन 37 डिग्री 3/5, 60। तो ये वाला फोर्स 60 का होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा 60 का होगा। और यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 80 आ रही है यहाँ पे। ये एम जी साइन 37 करोगे तो आएगा 120, एम जी साइन थीटा, एम 20 जी साइन 37 डिग्री 120। और यहाँ का जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी F2 लिमिटिंग वैल्यू, तो करोगे म्यू 0.5 एम 20 जी कॉस 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 160। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पुलिंग फोर्स है 60 का, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या आ सकता है 80। इसका मतलब अगर ये रस्सी नहीं होता ना, अगर ये रस्सी नहीं होता तभी भी ये ब्लॉक नहीं भागता। अगर ये रस्सी नहीं होता तो क्या ये ब्लॉक भागता नहीं, क्योंकि ब्लॉक को भागने के लिए 60 का फोर्स है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कितना तक आ सकता है 80 तक आ सकता है, लिमिटिंग वैल्यू 80 है, तो यहाँ पे 60 का स्टैटिक फ्रिक्शन आके इसको भागने नहीं देगा। तो रस्सी में अगर टेंशन 0 रहे तो भी ब्लॉक रुक सकता है, और ये भी ब्लॉक रुक सकता है क्योंकि 160 की लिमिटिंग वैल्यू है, अब पुलिंग फोर्स 120 है। इसका मतलब अगर इस ब्लॉक का मास m 0 भी हो ना, 0 भी हो ना, तभी भी ये दोनों ब्लॉक इस पे रेस्ट पे ही रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे ही रहेंगे। मतलब इस m की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू दैट विल बी 0। अब बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की। अब जब इस m को बढ़ाओगे तो इस ब्लॉक को ऊपर की ओर भागने के चांसेस है, खूब बढ़ा दोगे तो ये भी ऊपर की ओर भागना चाहेगा, ये भी ऊपर की ओर भागना चाहेगा। पहले कौन भागना चाहेगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो इसकी एबीडी बनाओगे तो mg नीचे पर दिखाओगे, और यहाँ का टेंशन अगर t है तो यहाँ का t/2, यहाँ का t/2, तो यहाँ का भी t/2, और यहाँ का भी आएगा t/2 आ गया। अब पहले कौन ब्लॉक भागेगा, पहले ब्लॉक ये भागेगा कि पहले ये भागेगा, तो फ्रिक्शन के डिफरेंस से आएगा। ये 60 है, ये 80 है, मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन का अगर ये टेंशन ऊपर, अच्छा ये वाला ब्लॉक ऊपर को खिसकना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर नीचे को काम करेगा, फ्रिक्शन नीचे को कितना आएगा, दैट विल बी 80 लिमिटिंग वैल्यू पे। लिमिटिंग वैल्यू पे इस मैक्सिमम m के केस में ये फ्रिक्शन 80 के इधर काम करना चाहिए। और एक और बात, अगर इसको ऊपर को जाना होगा तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या आना चाहिए 120, 160। ऊपर को ब्लॉक को भागना होता है इसको, तो यहाँ पे 160 आता, 120 है। तो इन दोनों का सम जब t/2 बैलेंस करेगा तब नहीं ब्लॉक भागेगा, और इस ब्लॉक को भागने के लिए इस t/2 को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस का सम ज्यादा है ना, 120 प्लस 160 इज 280। यहाँ पे तो सिर्फ 140 है, सिर्फ 140 है। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक में 10 kg और 20 kg में कोई पूछे कि सबसे पहले कौन भागेगा, अगर इस m को इंक्रीज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये वाला ब्लॉक पहले भागेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के नीचे जो फ्रिक्शन, नीचे इस ब्लॉक को भागने के लिए जो टेंशन चाहिए वो 140 का चाहिए, और इस ब्लॉक को भागने के लिए जो t/2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जो t/2 की वैल्यू चाहिए वो 140 चाहिए, और यहाँ पे t/2 की वैल्यू कितनी चाहिए 280 चाहिए। तो विच वन ब्लॉक स्टार्ट फर्स्ट, 10 kg ब्लॉक, क्योंकि जैसे इसको बढ़ाओगे यहाँ का टेंशन इंक्रीज करेगा,
यहाँ का टेंशन इंक्रीज करेगा तो ये भी टेंशन इंक्रीज करेगा, और जैसे यहाँ टेंशन इंक्रीज करते 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 140 टच किया, ये ब्लॉक भाग गया, ये ब्लॉक अभी रेस्ट में ही रहेगा। नहीं, एम को अगर ग्रेजुअली बढ़ाओगे तो पहले ये स्टार्ट करेगा स्लिपिंग की, ये करेगा और किधर करेगा, ऊपर को करेगा। और कब करेगा, जब t/2 की वैल्यू 140 को अटेंड कर लेगा। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए इस m की वैल्यू तुम वहीं तक बढ़ा सकते हो जहां तक कि t/2 की वैल्यू इसको इक्वल ना कर दे। मतलब मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालना है तो जब t/2 की वैल्यू बैलेंस होगी 60 + 80 इट इज 140, दैट इज t इज व्हाट 240। तो ये जो mg आ रहा है यही तो टेंशन t है, mg को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम पे, t mg को बैलेंस करेगा, इसका mg कर दो। यहां से जो भी m आ रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी 24 kg। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक का मास जब 0 से इंक्रीज करोगे और करते करते जैसे 24 kg टच करोगे, ये ब्लॉक स्लीपिंग के कंडीशन पाएगा, लेकिन ये रेस्ट में रहेगा। उसके बाद जब 24 से तुम ऊपर कर दोगे तो ये भाग रहा होगा, ये रेस्ट में रहेगा अभी। फिर ये कब भागना शुरू करेगा, जब यहाँ का टेंशन इसके सम को अटेंड करेगा। लेकिन उन्होंने तो इक्विलिब्रियम पूछा है, दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों ब्लॉक विच सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। तो आंसर 0 से 24 के बीच में सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो आंसर क्या है, तो सारे के सारे आंसर होल्ड करके, सारे के सारे आंसर होल्ड करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में कह रहा है द सिस्टम शोन इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कांटेक्ट सरफेस इज 1/4। वो सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे, देन टेंशन पूछ रहा है, tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, नेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन 8 kg पूछ रहा है, फोर्स बाय 20 kg ब्लॉक ऑन 80 kg ब्लॉक पूछ रहा है। ठीक, बता कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको व्हाइट बोर्ड के पेज पे लेके जाना पड़ेगा। ऑन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 1/4, लिमिटिंग कंडीशन, दो चीज याद है, एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और एक 1/4। इस सिस्टम की वीडियो बनाएंगे 23। ये फिक्स है। क्वेश्चन में कह रहा है लिमिटिंग कंडीशन पे, तो सबसे पहला काम है ना फ्रिक्शन की वैल्यू हर कांटेक्ट में लिख लेते हैं। द सिस्टम शोन इज इन लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन तो जस्ट स्लीप करने की कंडीशन पे, तो देखो यहां का फ्रिक्शन वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू 1/4 और m आएगा ऊपर से ना cos थीटा, तो दिस वन इज 4/25 50 cos थीटा। वैसे यहां का लिखेंगे म्यू 1/4 और m कितना है 80 + 20 100 g cos थीटा। सब जी के टर्म है तो इसको भी जी के टर्म में रहने दो, इसे भी जी के टर्म में रहने दो। 5g cos थीटा बनेगा और ये क्या बनेगा 4/25 50, ये 50 cos थीटा बनेगा, 50g नहीं
25 बनेगा ना, 25 जी कॉस थीटा बनेगा। रस्सी का टेंशन बताइए कितना होगा। ऐसा कुछ भी हो जाए ये वाला ब्लॉक तो स्लिप करेगा नहीं, कुछ भी हो जाए ये वाला ब्लॉक तो स्लिप करेगा नहीं, क्योंकि रस्सी इससे लगी हुई है, फिक्स है, तो ये स्लिप नहीं करेगा। और ये जो ब्लॉक होगा नीचे को स्लिप करना चाहेगा, नीचे को स्लिप करना चाहेगा, स्लिप लिमिटिंग कंडीशन में जब स्लिप होना चाहता है 80 kg ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा। तो जब तुम 80 kg की एबीडी बनाओगे, 80 kg की, इधर का फोर्स क्या दिखाओगे, 80 जी साइन थीटा। और ये वाला ब्लॉक जब नीचे पर भागेगा तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा, दैट इज 25 जी कॉस थीटा। और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे और काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कोई भाग नहीं सकता, जब भागेगा नहीं क्योंकि रस्सी खींच रखेगा इधर क्लैंप के साथ, तो जब ये ब्लॉक नीचे भागेगा तो इस पे भी फ्रिक्शन ऊपर, इस पे फ्रिक्शन ऊपर, और ये होगा 5g cos थीटा। नेट फोर्स बैलेंस करो इक्विलिब्रियम पे, 80g sin थीटा इज इक्वल टू दोनों का सम, तो 25 + 5 इट इज 30g cos थीटा। इससे आएगा tan थीटा की वैल्यू दैट इज 3/8। तो अगर इस सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे तो इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल 3/8 होगी, जो कि देखो ऑप्शन में दिख रहा है। रस्सी का टेंशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे 20 kg ब्लॉक की, इधर का फोर्स क्या दिखाओगे, 20g sin थीटा, 20g sin थीटा, टेंशन टी ऊपर, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे काम करेगा ना, जब 80 kg इधर है तो 20 kg पे आगे होगा ऐसा। लिमिटिंग कंडीशन पे, लिमिटिंग कंडीशन पे है ये सिस्टम, तो नेट फोर्स बैलेंस करो क्योंकि ये तो भागे कभी नहीं, तो क्या लिखोगे, 20g sin थीटा प्लस 5g sin थीटा इज इक्वल टू t। व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इज 25g sin थीटा। उन्होंने क्या बता कर रखा है, 100/3 g sin थीटा, गलत है। नेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 8 kg ब्लॉक इज 80g sin थीटा। नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना है 80 kg ब्लॉक पे, 25 + 5। अच्छा यही तो फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस किया हुआ है। ये क्या है, रुको 1 सेकेंड, इसमें गलती कर गया। ये कितना है 20g sin थीटा, 5g cos थीटा है ना, तो दोनों जोड़, तो 20g sin थीटा प्लस 5g cos थीटा। अब यहां से हमें थीटा निकालना पड़ेगा, cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा ये बनेगा 3/8, और ये कितना आएगा, cos थीटा कितना आएगा, 64 से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 9 जोड़ोगे ना तो 9/13 √73 आएगा। ठीक है, तो इसमें 73 का टर्म आ गया। अच्छा, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन, आंसर को साइन थीटा का टर्म देना, साइन थीटा का टर्म में देना। देखो आंसर तो उन्होंने साइन थीटा का टर्म में लिया है, साइन थीटा का टर्म में लिया, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज 3/√73 एंड कॉस थीटा इज 8/√73। तो कॉस थीटा साइन थीटा रिलेशन क्या, दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू है 3/8, साइन अपान कॉस डिवाइड किया 3/8 आया। तो अब तुम क्या करो, यहां से कॉस उठा के सिंपलेस कर दो टेंशन वाली इक्वेशंस में, तो यहां से कॉस की वैल्यू क्या आएगी, देन कॉस थीटा इज 8 साइन थीटा अपान 3, कॉस इधर भेजो 8 साइन थीटा अपान 3 और इसकी जगह पे रख दो कॉस थीटा की जगह पे, तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया कितना 8 साइन थीटा अपान 3, ये क्या आएगा 40 और ये 60, 100g साइन थीटा अपान 3 आ गया। इसका मतलब इसका जो बी पार्ट है वो भी सही कह रहा है।
अब कह रहा है नेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन 8 kg ब्लॉक, 80 kg ब्लॉक पे नेट कितना फ्रिक्शन फोर्स है। तो 80 kg ब्लॉक पे जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है 80 kg ब्लॉक पे, वो फ्रिक्शन फोर्स यही तो है, और ये फोर्स इसको बैलेंस किया हुआ है ना। देखो 8g sin थीटा इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है नेट फ्रिक्शन फोर्स वो 80g sin थीटा के बराबर है, तभी तो ये लिमिटिंग कंडीशन पे है। रेस्ट में जस्ट 80g sin थीटा, ये भी सही कह रहा है। डी पार्ट, द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द 20 kg ब्लॉक ऑन 80 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक ऑन 80 kg ब्लॉक। तो 20 kg ने 80 kg पे कितना फोर्स लगाया है। तो अच्छा वो 5g कॉस्ट लिख रहा है, अच्छा ये तो सिर्फ फ्रिक्शन है, ये कितना आएगा 5g नॉर्मल रिएक्शन में लगाया होगा ना ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो 20 kg ने 80 kg लगाया होगा वो इस फ्रिक्शन और इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा। बट इसकी वैल्यू चेक करते कितना होगा, 5g कॉस कितना आया 8/3, ये कितना आ गया 40/3 g sin थीटा, 40/3, और ये इन्होंने क्या रखा है 20, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। n कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन करने के मैं कैसे हटाता हूं, देखिए ये जो n आएगा ये तो 20g cos थीटा से आएगा, ये 20 kg 80 kg पे नॉर्मल लगाएगा ऐसे, वो 20g cos थीटा होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा इस फ्रिक्शन और इस n का रिजल्टेंट, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो √ऑफ 40/3 होल स्क्वायर, और ये g sin थीटा बाहर आ जाएगा, ये काम करो ना, ये 5g cos थीटा है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 प्लस n किसके बराबर है, n बराबर होगा यहाँ का नॉर्मल बराबर होगा n 20g cos थीटा, इसका भी स्क्वायरिंग कर दो तो 20 का स्क्वायर इट इज 400, और ये जो g cos थीटा है इसमें भी है और g cos इसमें बाहर आ जाएगा, ये 425 425 का मतलब क्या होगा 425 20g cos थीटा, कम से कम गलत है 20g तो नहीं है, ये तो 20g cos थीटा से ज्यादा है ना, ये 25 नहीं होता तब तो बोलते कि 20g cos थीटा होता, बट ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है डी पार्ट। अब 25 अटेंड करने जा रहा हूं, देखो इसमें कह रहा है कि स्मॉल बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20.5 मीटर along the rough under surface, the coefficient of friction mu on the body change with the time in the body move along the surface, find the velocity at the end of 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी बताइए, इस पे वेलोसिटी बताइए। तो क्या करेंगे, अब इसी से निकाल लेते हैं ना, देखो इनिशियल मोमेंटम कितना, ब्लॉक का मास मान लो m है, तो इसका इनिशियल जो मोमेंटम आएगा दिस इज 20.5 इंटू एम आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एम जी होगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके इधर भेज दो तो बनेगा म्यू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, एम जी को बाहर कर दो, डीपी डेल्टा बी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज देखना है, ये ग्राफ पे एरिया क्या बताता है, और फ्रिक्शन पीछे को काम करेगा ना, पीछे को काम करेगा, पीछे को काम करेगा मतलब मोमेंटम को कम करेगा, उस ब्लॉक के मोमेंटम को धीरे धीरे कम करेगा, जो 20.5 है उसके मोमेंटम को धीरे धीरे क्या करेगा, इस मोमेंटम को धीरे धीरे कम करेगा। तो मुझे जानना है कि कितना कम करेगा 4 सेकंड में, तो इस पूरे के एरिया निकालेंगे, पूरे के एरिया, ये म्यू डी टी क्या है, एरिया है म्यू वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो ये एरिया कितना का टोटल निकालो, तो ये कैसे निकलेगा एरिया, ये ट्रेपीजियम के एरिया अलग, स्क्वायर के एरिया अलग, इस ट्रेपीजियम के एरिया अलग, निकाल के सबको जोड़ दो, तो जो टोटल एरिया बनेगा दिस इज 1/2, ये परपेंडिकुलर कितना है, ये ट्रायंगल अलग निकाल रहा हूँ, इसका अलग निकाल रहा हूँ, ये वाला एरिया क्या आएगा, ये 1 है ना 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये लेंथ 0.4 है, ये 0.3 जोड़ दो दैट इज 0.7,
प्लस ये वाला एरिया कितना आएगा, ये 0.4 है, ये 0.4 है, और ये 3A12 है ना, तो 0.4 ये और ये 2A, तो 0.4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये 1 है, तो 1/2 इंटू 1, और ये कितना है 0.4 है, और ये 0.2 है, तो 0.4 0.2 0.6 होता है। अब देखो एरिया कितना आएगा, ये 0.7/2 आ रहा है, यहाँ से 0.7/2 आ रहा है, और ये क्या आएगा 0.6/2, तो 0.7 0.6, ये कितना बनेगा 1.3/2 प्लस 0.8, ये बन गया 8 3 के 24, 1.3 जोड़ दो तो 2.4 प्लस 1.3 3.7, तो 3.7/2 है। अब इसको उठा के तुम यहाँ रखोगे, यहाँ पे इसको उठा के तुम यहाँ रख दो, यहाँ पे रखो, तो जी है, जी मल्टीप्लाई कर, जी 10 होता है ना, 10 मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 5 नहीं 3.5/2 बन जाएगा। अगर जी की जगह पे 10 प्रेस करोगे, 10 प्रेस करोगे और इसके जगह पे इस वैल्यू को रखोगे, पूरी वैल्यू को, तो जी 10 तो 35/2 37/2, ये बन जाएगा तुम्हारा 37 का आधा कितना होता है 18.5 m बन गया। इसका मतलब कि इस ब्लॉक का जो मोमेंटम होगा, इसका मतलब कि इस सिस्टम का मोमेंटम इतना कम हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह पे तुम इतना रखो तो बनेगा -18.5 m बराबर फाइनल मोमेंटम निकालना है, दैट मास इंटू वेलोसिटी। माइनस इनिशियल मोमेंटम 20.5 इंटू m, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या, v की वैल्यू क्या आ गई 20.5 में से 80.5 घटा दो, दैट इज 2, तो आंसर इज 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा पोजीशन of a particle moving in a straight line varying with the time according to this one. Consider the motion of particle from 0 to 5 seconds. The total distance travel and s2 the distance travel during retardation is इतना, then अल्फा। तो ये सब क्लास में पढ़ाया जा चुका ऑलरेडी आप लोगों को, तो मैं एक बार फिर व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर इज 26। जो x का इक्वेशन दिया गया, दिस वन इज t3/3 माइनस 3t² प्लस 8t 4। अच्छा, डिस्टेंस टेबल निकालना है तो देखना पड़ेगा वेलोसिटी जीरो कहाँ कहाँ पर, तो डिफरेंशिएट का वेलोसिटी निकालोगे, बनेगा 3t² का t² बनेगा -60 प्लस 8, डिफरेंशिएशन, इसको जीरो कर दो, इससे t के जो रूट बनेंगे t-4 इंटू t-2 इक्वल टू 0, दिस मीन्स t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन में टाइम इंटरवल क्या दिया है, 0 से 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 0 से 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्टेंस ऑफ रिटार्डेशन। एक और बात, एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालना पड़ेगा रिटार्डेशन के लिए, कर दो इसको डिफरेंशिएट, इसको करोगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा 2t - 6, ये बनेगा 2t - 6 बनेगा। अच्छा, रिटार्डेशन कहाँ होता है, जहाँ a और b का मल्टीपल लेस देन 0 होगा, रिटार्डेशन वहां होगा जहाँ a और b का मल्टीपल नेगेटिव होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इसके लिए, तो ये कितना है, ये जो फंक्शन है इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये जो फंक्शन है दैट इज t-4 इंटू t-2 इंटू और ये जो 2t - 6 है ना, इसको t-3 लिख सकते हो, t-3 का ट्वाइस, दैट इज लेस देन 0। अब क्या कर सकते हो, इसमें लिमिट रखो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब ना तुम मैथ का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव चाहिए ना, तो एक तो ये नेगेटिव, एक तो ये नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन का जो टाइम है, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ रिटार्डेशन का टाइम, रिटार्डेशन का जो टाइम है दैट इज ये 2 है ना, 2 मतलब 0 से 2 चलेगा, 0 से 2 चलेगा, और दूसरा क्या चलेगा 3 to 4 चलेगा,
यूनियन 3 to 4, ये रिटार्डेशन का टाइम है। आप कैलकुलेशन करते हैं, देखो और आंसर को 0 से 5 सेकंड के बीच में जानना है, 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, S1 इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चले 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो जो डिस्टेंस S1 बनेगा, दिस वन इज वेलोसिटी 0 कहाँ को हुई है, 2 पे 4 पे, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 सेकेंड का पोजीशन माइनस 0 सेकेंड का पोजीशन का मॉड निकालेंगे, प्लस 4 सेकेंड का पोजीशन माइनस 2 सेकेंड का पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अरे काइनेमेटिक्स की कॉपी से देखना ना तुम, रेक्टिलिनियर मोशन की कॉपी में प्रॉपर पढ़ाया गया, या रेक्टिलिनियर मोशन की वीडियो में जाके देख लो, ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे है, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है। अब ये वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, टी के पे 2 प्लस हम रख दे रहे ना, आंसर निकालो। ये 2 है तो 2 यहां पर रखो, बनेगा 2 का पावर 3 बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4। इस फंक्शन में टी के पे 2 रख दिया, इतना आ गया। अब 0 है ना, इस फंक्शन में टी के पे 0 रखो तो 0 0 0, तो 4 आ गया, 4 सब्ट्रैक्ट करो मॉड, फिर x का पावर 4, तो x का पावर 4 ये वाला है ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, और x2 निकालना है तो t के पे 2 रख दो, फिर माइनस करके यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर दोगे S1 आ जाएगा। अब बात करना है S2 है डिस्टेंस डबल इन रिटार्डेशन मोशन। तो 0 से 5 सेकेंड में रिटार्डेशन मोशन का इंटरवल तुम्हें इससे बनाना पड़ेगा, 0 से 5 सेकेंड में। तो इंटरवल क्या लिखोगे, तो 0 से 5 में क्या क्या इंटरवल आ रहा है, 0 से 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है यूनियन 0 से 5 के बीच में 3 to 4 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, बस यही होगा, बस यही होगा, क्योंकि 4 to 5 वाला नहीं है और 2 से 3 वाला नहीं है। तो फिर ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, तो S2 के लिए क्या करोगे, x2 में से x0 को घटाना है, x2 में से x0 को, और x4 में से x3 को घटाना है, मॉड लगाना पड़ेगा, बस S2 आ जाएगा। और कैसे निकालोगे, ये x2 निकाल, जैसे ये तो यही है x4 माइनस x3, तो x4 कैसे आएगा, t के पे 4 प्लेस कर दो, 4 4 आ गया x4 की वैल्यू। x3 कैसे आएगा, t के पे 3 प्लेस कर दो, 3 प्लेस कर दो, आ गया x3 की वैल्यू, फिर माइनस करके मॉड करके जोड़ दो, आ गया S1 एंड S2। वंस S1 S2 आ गया तो S1 अपॉन S2 का रेशियो निकाल लो। ओके ओके, तो 26 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में कह रहा है, ये इर्डो का क्वेश्चन है, मुझे इमेज से समझ में आ गया। कह रहा है कि a block of 7 kg is placed on the rough horizontal surface, is pulled through a variable force 5t, where t is the time in second at angle 37 degree with the horizontal as shown in the figure. The coefficient of static friction of the block with the surface is 1. यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1 के बराबर है। If the force start acting at t over 0, find the time at which the block start sliding. किस टाइम पे ये ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू करेगा। कुछ नहीं, एफबीडी बनाओ, एक्स में फोर्स बैलेंस करो, वाई में फोर्स बैलेंस करो, आंसर आ जाएगा। बनाते हैं, चलो व्हाइट बोर्ड पे। सेवन केजी का ब्लॉक, 5t का फोर्स, एंगल 37 डिग्री, म्यू की वैल्यू 1, ठीक है, सॉरी 1। एफबीडी बनाओ, एन ऊपर कर दिखाओगे, mg नीचे कर दिखाओगे 7g, फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखाओगे, दैट इज म्यू इंटू एन, लिमिटिंग वैल्यू। एक्स में फोर्स बैलेंस करो तो क्या लिखोगे, 5t cos 37 डिग्री माइनस म्यू वन इक्वल्स टू 0, 5t cos 37 डिग्री माइनस म्यू वन बराबर 0। वाई में फोर्स बैलेंस करो तो एन ऊपर की ओर है, प्लस 5t sin 37 डिग्री, गोला फोर्स ऊपर की ओर, 7g नीचे तो माइनस 7g इज इक्वल टू 0। क्या करो, यहां से n उठा के यहां पे रख दो, सॉल्व कर दो, t सॉल्व हो गया आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। 27 बाद 28 पे आता है। 28 पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ब्लॉक ऑफ
m1 is placed on the wedge inclination angle theta as shown in the figure. The block is moved over the inclined surface of the wedge m2 m1. The friction coefficient between the block and wedge, block और wedge के बीच में m1 है और mu2 is between the wedge and horizontal surface. यहाँ पे mu2, यहाँ पे mu1 1/2 है. This one is 1/2. Theta is 45 degree. m1 is 4 kg. m2 is 5 kg. Find the minimum value of mu2 so that wedge remains stationary on the surface. कह रहे इस mu2 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये इस पे रेस्ट पे रहे. ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, एबीडी बनाते हैं. 28 5 kg, ये 4 kg है. यहाँ का म्यू कितना 1/2 है. mu2 पूछ रहे हैं एंड थीटा इज 45 डिग्री. ओके, देखिए इसको रेस्ट में रहना है ना. अगर इसको रेस्ट में रहना है, अगर इसको रेस्ट पे रहना है, क्या रहना है, रेस्ट पे. इसको रेस्ट पे रहना है तो इस वाले ब्लॉक की एबीडी बना के देखते हैं यहाँ का फ्रिक्शन कितना आएगा. तो एबीडी बनाओगे, ये वाला फोर्स क्या आएगा, mg साइन थीटा. m4 है g साइन थीटा, तो mg साइन थीटा. साइन थीटा इज 1/√2. mg साइन थीटा इज 45 डिग्री. साइन थीटा इज 45 तो 1/√2. तो वैल्यू क्या आ गई, 2√2g आ गया. और यहाँ का फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ का फ्रिक्शन का निकाल लो. दैट इज म्यू mg cos 45 डिग्री, म्यू mg cos थीटा. तो 1/2 ना, तो आ जाएगा √2. दैट फ्रिक्शन इज √2. तो यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू आएगी √2 और फ्रिक्शन कहाँ पर रहेगा इधर पीछे को, वो आएगा √2g का फ्रिक्शन आएगा. पूरी वैल्यू आएगी √2g. तो चूंकि फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इससे कम है, तो ब्लॉक आगे को स्लाइड करेगा. फ्रिक्शन आएगा √2g के बराबर. दूसरा, इस पे एक नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगा. n की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा. m कितना 4 है, तो mg cos थीटा इज 45 डिग्री, इट इज 2√2. अब बनाएंगे इस वेज की एबीडी. जब इस वेज की एबीडी बनाओगे तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन ऊपर को रहा है, तो यहाँ का फ्रिक्शन नीचे को रहेगा. दैट इज √2g. नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे दिखेगा, दैट इज 2√2g. ये n ऊपर है तो इस वेज पे इधर होगा, फ्रिक्शन पे इधर, फ्रिक्शन इधर होगा. इसके बाद यहाँ का नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसका वेट कितने का, 5g का है. नीचे दिखा दो, 5g का है. अब देखो, अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स की. तो ये एंगल 45 आएगा, ये भी एंगल 45 आएगा, क्योंकि ये एंगल 45 है. एक बार एंगल 45 हो जाता है ना तो सारे एंगल 45 आते हैं. ये 45, ये 90, तो ये 45. अब ये 2√2g है तो इसका कंपोनेंट इधर ज्यादा आएगा, इस √2g का इधर कंपोनेंट कम आएगा. तो ये वेज ना इधर जाना चाहिए, तो फ्रिक्शन आई कर रहेगा. तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, दैट इज mu2 × n1 बन गया. अब फोर्स बैलेंस करेंगे, x पे नेट फोर्स 0 करेंगे, y में नेट फोर्स 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा. x पे फोर्स 0 करते हैं, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 2√2g cos 45 डिग्री. इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, -√2g cos 45 डिग्री. और ये आगे की ओर है, आगे की ओर क्या लिखोगे, mu2 × n2. तो इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट, दैट इज 0. अच्छा, यहां से क्या गया, √2g cos 45, तो क्या बनेगा
√2g cos 45 आएगा, cos 45 तो √2 कट करेगा तो बन जाएगा g, तो g प्लस अच्छा ये बराबर करेंगे ना, ये वाला फोर्स इधर, तो ये भी सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, और ये इधर है, तो ये दोनों घटाएंगे इसमें से इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, ये √2g यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा, सिर्फ बनेगा √2g cos 45 1/√2, तो इसी बनेगा g। तो ये इक्वेशन बनेगा, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब y में फोर्स बैलेंस करो तो N1, ये N2 क्यों लिखे हो यार, ये N1 है ना, तो N1 ऊपर का है -5g, ये 2√2 का ये कंपोनेंट sin 45 बनेगा, sin 45 है अगर नीचे को, और नीचे पर तो -2√2g sin 45, और इसका भी इधर कंपोनेंट बनेगा तो -√2g sin 45, दैट इज 0। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आएगी, देखो ये 3√2 बनेगा 1/√2, तो √2 से √3 बनेगा 3g बाई 5g 8g बनेगा, 8g मतलब 80। अब उठा के N1 को यहाँ रख दो तो म्यूटी बोल क्या आएगी, दिस इज 1/8, दिस वैल्यू इज 0.125। नाउ दिस इज 125 into 10 power minus 3, तो आंसर इज 125 into 10 power minus 3, म्यूटी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आता है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन हैज थ्रो अ पार्टिकल फ्रॉम वन साइड ऑफ फिक्स स्फीयर in diametrical plane to another side such that it just grazed the shape. The minimum possible speed of this is, it just graze कर रहा है इस तरीके से, इस पार्टिकल का ऐसे प्रेजेंट किया गया है। कह रहा है इसकी मिनिमम स्पीड की वैल्यू अगर इतनी है तो अल्फा और बीटा का सम बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अटेम्प्ट करेंगे। 29 सर्कल बनाते हैं, अब एक प्रोजेक्टाइल बनाता हूँ, देखो जो कि ऐसे जाएगा इस तरीके से। ये आपका प्रोजेक्टाइल है जो कि इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, जस्ट ग्रेस कर रहा है, रेडियस इसका आर, तो इसको इससे मिला दीजिए, तो जस्ट ग्रेस कर रहा मतलब एंगल 90 बनेगा। इसकी स्पीड यू मान लीजिए, अच्छा इस एंगल को मैंने अपर में से थीटा मान लिया, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी दैट्स लेट्स दिस इज v, तो इस v की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ओलंपियाड क्वेश्चन है, इस स्पीड की v की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द v, तो v की वैल्यू आएगी v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर -2g इंटू h, और h ये दूरी होता है, ये दूरी होता है h। तो अगर ये रेडियस r है और ये v ना पूरा पूरा नेट स्पीड आ जाता है, इस फॉर्मूले से v नेट स्पीड आ जाता है, नेट स्पीड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये u नेट u है यहाँ का, तो अगर ये r है तो बनेगा r cos थीटा
ये आर ये थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, तो ये आर है तो बनेगा आर प्लस आर कॉस थीटा। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस। इससे v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gr ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इस v की वैल्यू। अच्छा, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है जो ऐसे होके यहाँ तक जा रहा है, इसको जस्ट ग्रेस कर रहा है, इसको जस्ट ग्रेस कर देगा तो सीधे नीचे को आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये तो रेंज की तरह से काम करेगा, रेंज की तरह से। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बनेगा 90 थीटा, ये क्या बनेगा थीटा, दिस एंगल इज थीटा, मतलब ये प्रोजेक्शन एंगल तुम यहाँ पे थीटा बोलोगे। तो ये बनेगा रेंज, तो रेंज क्या है, ये आर है, ये थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, दिस वन इज 2r साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, 2r साइन थीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला प्लेस कर दो, दैट इज v का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ये तो होता है रेंज का फॉर्मूला। अब इस v को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या बन गया, तो 2r, जी को यहाँ पे जाने 2r जी साइन थीटा, अब v का स्क्वायर करोगे तो बनेगा u का स्क्वायर माइनस 2gr ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एंड होल ब्रैकेट बंद, ये साइन थीटा का एक्सपेंशन, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो 2 का टर्म इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से यू स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी इधर भेजो, तो यू स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, दिस वन इज आर जी, रहने दो, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई इधर जाएगा, तो बनेगा प्लस 2rg, 2rg, और ये कॉस का टर्म अंदर भेज दो, बनेगा कितना, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये कॉस है ना, तो ये टर्म इधर जाएगा, तो कॉस का टर्म इससे डिवाइड होगा, नहीं 1 सेकेंड, ये कॉस का टर्म तुम यहाँ भेजो, यहाँ पे कॉस का टर्म यहाँ आरजी के नीचे भेजो, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा नीचे आएगा, और ये कॉस यहाँ से हटेगा, वन प्लस कॉस थीटा, तो ये बनेगा आर जी अपान कॉस, ये बनेगा, और ये है 2rg ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब तुम क्या करो, यहां से यू स्क्वायर का टर्म कॉमन करके बाहर निकाल लो, ये 2rg का टर्म बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा, इसको इसके अंदर भेजोगे और आरजी कॉमन निकाल लो इसके साथ, तो ये बनेगा कितना, आरजी कॉमन आएगा तो बनेगा 2 का टर्म यहाँ जाएगा, 2 कॉस थीटा बनेगा, ये 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा बनेगा, देखो ये 2rg बचा रहेगा, आरजी कॉमन तो 1 अपान कॉस थीटा, और ये 2rg कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया इतना। अच्छा, यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आर और जी तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट होगा, थीटा फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम, तो हम एम इज ग्रेटर देन जीएम लगा देते हैं इस वाले फंक्शन में। तो एम इज ग्रेटर देन जीएम क्या होता है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इसका एम क्या आएगा, तो 2 cos थीटा प्लस 1 अपान का, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, एम बन गया ग्रेटर इक्वल टू जीएम, जीएम होगा अंडर रूट ऑफ दोनों का मल्टीपल, तो इसका इसका मल्टीपल करो तो बन जाएगा 2, एम इज ग्रेटर देन जीएम। इससे क्या प्रूफ हो गया कि 2 cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2√2 होगा, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 2√2 होनी चाहिए। इसका मतलब इस यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अब मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस यू स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू इज 2rg प्लस rg, 2rg प्लस rg, और इसकी मिनिमम वैल्यू √2 बनेगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू देखो, ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू वो 2√2 से हमेशा ज्यादा है, तो कोई पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू दैट इज 2√2, तो बनेगी 2√2।
तो यहाँ से u की मिनिमम वैल्यू आ गई, दिस वन इज ऑप्शन में देखो क्या ऐसे लिखा हुआ, 2rg बाहर निकाल रहा है तो 2rg बाहर निकाल लो इसमें से, अंडर रूट के अंदर 2rg है ना, तो अंडर रूट ऑफ 2rg यहाँ से बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट 1 प्लस 2rg रूट 2 बनेगा, दिस वन इज। तो अब ये आंसर में क्या है, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, तो रूट अल्फा तो 1 है, रूट बीटा 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर मिल जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इन सिचुएशन सोन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5, ए बी के बीच में 0.5 है, यहाँ पे 0.3 है और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। द फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का xn है, तो 9x/7 की वैल्यू बताइए। व्हाइट बोर्ड का हेल्प लेंगे 30 के लिए। देखो 3 4 5 3 kg 4 kg 5 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 0.3, 8 न्यूटन 20 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं, यहाँ का फ्रिक्शन म्यू एम जी 0.5 m इंटू जी 15 आएगा। यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू 0.3 और m आएगा टोटल ऊपर से 4 + 3 7 इंटू 3 21, यहाँ का फ्रिक्शन आ गया 0। अभी 3 ब्लॉक प्रॉब्लम है, अभी इस 3 ब्लॉक प्रॉब्लम को डील कैसे करें। तो देखो ये 20 है और ये 8 है ना, तो सबसे बॉटम 0 पे है, तो सिस्टम सबसे पहले क्या चाहता है कि तीनों एक साथ मूव करें, मतलब इस कांटेक्ट पे इस पे स्लिपिंग ना हो, यहाँ पे तो स्लिपिंग हर आगे होगी क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, इधर 20 का इधर 8 का, तो रिजल्टेंट 12 का आगे की ओर सिस्टम, तो अगर आगे की ओर 12 का आ गया तो सिस्टम एक साथ भागना चाहेगा, सिस्टम एक साथ भागना चाहेगा, तो यहाँ भी फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा, यहाँ भी स्टैटिक आएगा और ये सिस्टम तीनों एक साथ जा रहा होगा। तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि तीनों को एक साथ भगाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना और यहाँ का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, ताकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहे। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पाएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पाएगा, वो अगर अपनी लिमिटिंग से कम है तो तुम कह दोगे कि हाँ ठीक है वो फ्रिक्शन मिल जाएगा और सिस्टम एक साथ जाएगा। लेकिन अगर कहीं का फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग से ज्यादा आ गया तो तुम कहोगे कि ना उस कॉन्टैक्ट पे स्लिपिंग होगी, तो वहां पे कैंटी फ्रिक्शन आएगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे वहां पे स्लिपिंग मानते हुए। चलो, तो हमने पहला एजम्पशन यूज किया, फर्स्ट एजम्पशन कि 3 और 4 के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी और 4 और 5 के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब ऑल 3 हैव सेम एक्सेलरेशन। सिस्टम तो पहले यही चाहता है, तो सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है 20 और ये 8, नेट फोर्स आ गया सिस्टम पे 20 - 8 बराबर टोटल मास सिस्टम का, ये 5 4 10 3 13, इससे एक वैल्यू क्या आ गई 12/13। अब इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन चेक करेंगे 3 kg वाले और इसके नीचे 3 kg के वीडियो बनाते हैं। इधर 20 दिखा रहे हो, इधर का फ्रिक्शन मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन F बारबल है, F मान लिया क्योंकि आपने स्लिपिंग माना नहीं होगा ना ऊपर, यहाँ लिखेंगे 20 - F बराबर मास 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 12/13, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस 36/13,
13 या 39 करीब 17 के आसपास है। अप्रोक्सीमेट 16 से, लेकिन ऊपर तो आई है, 16 पॉइंट समथिंग है। ये तो 15 से ज्यादा आ गया, मतलब आपका एजम्पशन गलत होने जा रहा है। यहाँ पे स्लिपिंग होगी, यहाँ पे स्लिपिंग होगी, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम दूसरा एजम्पशन मानेंगे। मान लेंगे कि यहाँ पे स्लिपिंग होगी, बट ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये दोनों साथ जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे स्लिपिंग मानते हैं। अब यही बेसिक तरीका मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ का स्लिपिंग मानते हैं, 3 kg वाले स्लिपिंग मानोगे तो 20 ऐसे दिखाओगे, और तुम्हारे अनुसार क्योंकि स्लिपिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो फ्रिक्शन से पीछे दिखा दो, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 15। यह बराबर में लिखो 20 - 15 बराबर मास कितना है इसका 3 × A1। इससे A1 की वैल्यू निकाल लिया तुमने 5/3। अब बनाएंगे 4 और 5 की एबीडी, तो 4 और 5 को एक सिस्टम मान लिया, तो टोटल मास कितना आ गया 9, और ये फोर्स किस पे 8 इस पे, इस पे 15 आ गया, तो इस पे 15 पीछे काम करेगा भाई। जब इस पे 15 इधर, तो इस पे 15 आगे दिखाओगे। अब इस पे लिखोगे F बराबर m है, तो 15 - 8 बराबर टोटल मास 5 + 4 9 इंटू एक्सेलरेशन A2। A2 की बोलो क्या आ गई 7 आएगा ना, 7/9। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा, तो 5 kg की एबीडी बनाएगा, 5 kg की। तो एक्सेलरेशन 5 kg ब्लॉक आगे है ना, आगे है, तो इससे फ्रिक्शन आगे मान लो। अब लिखेंगे इस पे F बराबर है, मास कितना 5, एक्सेलरेशन क्या 7/9, तो ये आ गया 35/9। 35/9 20 से 21 से कम होता है, 21 से कम होता है। इसका मतलब एजम्पशन सही है, ये एजम्पशन सही है। कम आना जरूरी था, यहाँ ज्यादा आ गया इसलिए गलत हो गया। इसका मतलब आंसर है 35/9। तो इसके इसके बीच का आंसर होगा 35/9। उन्होंने क्या दिया था, तो 9x/7, तो 9x/7 दिस इज 35/9। ओके अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, इसको ये नहीं है 9x/7 नहीं है, दिस वन इज 7x/9। तो ठीक है, अब आपको बताना है ये 35/9 है, एंड व्हाट इज x 5 31 कह रहा है। देखिए कि इन द फिगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ABC आर, ABC का एक्सेलरेशन दिया गया, वैल्यू BC B and C are with respect to the ground, wherever A is the acceleration of block A with respect to base C, acceleration of block A with respect to ground, rule beta, find the beta। ठीक, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to C, C के रिस्पेक्ट में सिस्टम A है, और इसका एक्सेलरेशन C है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ठीक है, तो ये इसके रिलेटिव है, तो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो इसमें इसको जोड़ दो, तो इस A में इसको जोड़ दो, आगे ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है 6 डिग्री है, तो ये इस तरीके से ये कितना आएगा 120 आएगा, ऐसे है ना। अगर ये 60 है तो कोई पूछे ये कितना आएगा, दैट इज 120, तो ये 120 होना चाहिए। तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, नेट √A² + B², तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड प्लस 2AC cos 120। ये कितना है देखो, ये है, ये नहीं दिया है कोई बात नहीं, C दिया है, तो कांस्टेंट रिलेशन का हेल्प लेंगे, इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे x2, फिर x1 + x2 बराबर कांस्टेंट x1 के नीचे। अच्छा x1 इसके सेंटर, पुली का सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी है, तो पुली के सेंटर और ब्लॉक के बीच दूरी किस रेट से बढ़ रहा है, ये से बढ़ रहा है, तो देखोगे +A प्लस x2 क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी है, तो ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना, कितने से जा रहा है इधर, अच्छा इधर नहीं जा रहा,
उल्टा जा रहा था। देखिए ये जो पुली है, ये जो पुली है इधर जा रहा है ना सी से, अगर ये वाला वेज इधर सी से जा रहा है तो पुली इधर सी से जा रहा है, तो इसको कम कर रहा है, तो क्या लिखोगे माइनस सी। और ये जो ब्लॉक है वो बी से इधर जा रहा है तो फिर इसको कम कर रहा है, तो लिखोगे माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएशन में। अब ए को निकालना है तो बी और सी वन है ना, देखो बी और सी वन दिया गया तो सी और बी पर वन रख दो तो ए क्या आ गया टू आ गया, ए टू आ गया, दिस ए विल बी इक्वल टू टू और दिस सी इज इक्वल टू वन। अच्छा ये सी कांस्टेंट है ध्यान रखना, कांस्टेंट कांस्टेंट रिलेशन यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी जानते होगे। क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए टू ए बी टू ए बी कॉस 120, कॉस 120 माइनस ऑफ होता है, माइनस ऑफ करो तो टू से टू कटेगा माइनस टू बचेगा, यहाँ से 4 1 5 में से 2 हटाओगे रूट 3 बनेगा, तो रूट 3 उन्होंने कहा रूट बीटा है, तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज 3। ओके अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस कंप्रीहेंशन को पढ़ेंगे। ओके हो सकता है शाम को डिस्कस करो। थैंक यू।